अपनी पहचान बनाई। और इसी के साथ हमारी अगली जो प्रतिभागी हैं उनका हम स्वागत करते हैं। आस्था नवल जी। आस्था नवल जी का मैं परिचय देती हूँ। वे ये हमारे मंच के लिए अभी बहुत ही गर्व का विषय भी है और कि आस्था नवल जी सुविख्यात व्यंग्यकार और इस आयोजन के अध्यक्ष संरक्षक श्री आदरणीय हरीश नवल जी की सुपुत्री है और साहित्य में गहरी रुचि रखती है और आज वे हिंदी का सम्मान करने के लिए अपने देश का अमेरिका में निवास है अभी वर्तमान में। भारत से हिंदी भाषा से अपना प्रेम आज वो यहाँ अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करेंगी। तो बुलाते हैं हम। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इन्होंने डॉक्टरेट किया है और डॉक्टरेट के वक्त इनके निर्देशक थे पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आस्था जी इस भव्य मंच पर, इस हिंदी के सम्मान पर। नमस्कार। सर्वप्रथम इस YouTube चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप ऐसा महायज्ञ कर रहे हैं। और फिर नरेश जी को, जो सभी मैजिक मैन के नाम से जिन्हें जानते हैं, ये वाकई किसी मैजिक से कम नहीं है। और उनके जो साथी हैं अभिषेक जी और अनामिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें तो सिर्फ एक अच्छा सा प्रस्तुतिकरण दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे कितनी भाग दौड़ है और कितने व्हाट्सएप और फोन कॉल्स हैं ये कोई नहीं जानता, जो अभिषेक जी, अनामिका जी निरंतर याद दिला रहे हैं। और जैसे ध्वनि दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है, वैसे इनकी एक हेल्पर हैं जो जुटी हुई हैं, ध्वनि सिंह जी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगी। वो सभी प्रतिभागियों को आधा आधा घंटा पहले याद दिला रही हैं कि अभी आपका समय, अब आप जुड़िए, आप आए नहीं, आप दिख गए। तो ध्वनि सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस महायज्ञ में इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और मुझसे पहले पल्लवी जी जो कविताएं सुना रही थी, उन्होंने जाते जाते कहा मैं अपने सभी सहपाठियों को, वो गलती से सहपाठी बोल गई, लेकिन मुझे उससे क्लू मिल गया कि मैं अपनी पहली कविता जो है, अभी अभी शिक्षक दिवस गया है, मैं अपनी पहली कविता अपने स्कूल के दिनों से शुरू करूंगी। स्वागत है आस्था। शीर्षक है आस्था जी के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि आस्था जी अमेरिका में अंग्रेजी विषय की प्रोफेसर हैं। नहीं, और हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, हिंदी पढ़ाती हैं? मैं हिंदी ही हमारे पास हूँ, लेकिन हिंदी बहुत बार अंग्रेजी में पढ़ानी पड़ती है। ये गजब बात है। बहुत अच्छा। हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। विदेश में हिंदी का परचम लहरा रही हैं, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। आस्था जी, स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो पहली कविता है, जैसा कि पल्लवी जी ने कहा, सहपाठी। हम सभी इस दुनिया में सब सहपाठी ही हैं, और आज तो इस महायज्ञ के नरेश जी की क्लास के हम सब सहपाठी हैं। तो कविता का शीर्षक है यथावत। स्कूल के पुराने कोट को फेंकते हुए, फेंकना शब्द ठीक नहीं है, स्कूल के पुराने कोट को खंगालते हुए जब उसकी जेब में हाथ डाला तो पाया अपना एक पुराना रुमाल, जिस पर लाल धागे से कढ़ा था मेरा ही नाम। हर्ष से उठा चूमा उसको, पहुंच गई कहीं स्मृतियों के आंगन में। उस गुलाबी रुमाल ने याद दिलाया मेरा स्कूली जीवन, वो बचपन के साथ ही मेरी पक्की सहेली प्यारी, मनपसंद मैडम, शरारतों का मौसम, किलकारियां लगाते कॉरिडोर में चलना, अध्यापिका को देख मासूम बन जाना, अब्बा कुट्टी के अनगिनत सिलसिले, चौक से एक दूसरे को मारना, कागजी हवाई जहाज उड़ाना, अपने कान पकड़ टीचर को मनाना, सब कुछ समा गया उस छोटे से रुमाल में। सब कुछ समा गया उस छोटे से रुमाल में। इतना ही नहीं, समेटा उस रुमाल ने अपने भीतर मेरी आंखों से गिरी बूंदों को, सहेजा उन्हें और बताया कि अभी भी सब कुछ वही है।
अभी भी सब कुछ वही है, विद्यालय, टीचर, अब्बा, कुट्टी, कॉरिडोर, चौक से खेलना, सब कुछ तो वैसा ही है। बस मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, चेहरे नए हैं और सब वही है। बस मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, चेहरे नए नए हैं और सब वही है। जबकि मैं जानती हूँ कि भारत में अभी तक स्कूल खुले नहीं हैं। यहाँ पर स्कूल खुल गए हैं, अभी खुले हुए 2 ही हफ्ते हुए हैं और हम हर सुबह अपने बच्चों को मास्क पहना के ऐसे ही भेजते हैं जैसे जंग में भेज रहे हों और सब राम भरोसे है। पर मैं आशा करती हूँ कि भारत में भी स्कूल जल्दी से खुलें और फिर से। अभी जी, 2 दिन इसी हफ्ते स्कूल खुले हैं। अभी अच्छा, मैं सून सपाटा स्कूल को जब रात में शाम को देखा तो बहुत सून सपाटा था। जब सुबह मैंने देखा तो वो बच्चे जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जैसे फुलझड़ियाँ हो गई हो, कोई मेला बिल्कुल, लग गया हो। बिल्कुल। तो लोगों को यहाँ पर स्कूली जीवन कहाँ भूलता है। और बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपने मेरे परिचय में मेरे पिताजी का नाम लिया और मेरे गुरुवर अशोक चक्रधर जी का नाम लिया। अ, मेरे पास ये मंच है तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अशोक चक्रधर जी और उनकी पत्नी, जो कि अभी एक भारी एक्सीडेंट से गुजरे हैं, उनकी शीघ्र ही ठीक होने की मनोकामना करें और उनके लिए भी अपने शुभ संदेश भेजें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, शुक्रिया स्वास्थ्य और है जल्दी वो स्वस्थ होंगे, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं। जी, मेरे लिए अशोक जी भी पिता तुल्य ही हैं। तो एक बड़ा अजीब लगता है जब अपने हम बड़े बुजुर्गों को बड़ा होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब हमने बचपन से जिन्हें देखा होता है, हमें लगता है वो तो हमारे सुपर हीरो हैं। हर बेटी के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और जब वो पिता बुजुर्ग होने लगता है तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं। शीर्षक है आधार। थामा था मेरे हाथों को बचपन से जिसने, मेरे नन्हे हाथों को पहचान थी उन खुरदुरे पर गर्म हाथों की। मेरे छोटे से हाथ उनकी उंगली पकड़ पार किया करते तूफान से अधिक भयावह सड़कें। मगर वो हाथ मेरे संबल थे, वही हाथ उठाते रहे वर्षों तक मुझे गोद में। उनके कंधे सहते रहे मेरा भार, बिना किसी मांग या आशा के। मेरी आंखें संजोती रही सपने, मेरी आंखें संजोती रही सपने, बड़ा होने के, बनने को मजबूत और बन जाने का एक दिन उन्हीं प्यार युक्त गर्म हाथों का सहारा। पर पहली बार पर पहली बार अपने किसी सपने को देख मैं भयाक्रांत हुई। इससे अधिक पीड़ा और असहाय कभी महसूस नहीं हुआ। लगा जैसे तोड़ दी हो रीढ़ की हड्डी और कहा जा रहा हो चलने को बिना सहारे के। डगमगा गया आत्मविश्वास जब अचानक मेरे पिता ने आज घबराकर थाम लिया मेरा हाथ सड़क पार करते हुए। तो ये तब की कविता है जब मेरे पिता का कैटरैक्ट का ऑपरेशन होना था और उनको जब सामने से रोशनी आती थी अंधेरे में तो दिखाई नहीं देता था ज्यादा ठीक तरह से। चलिए हम अब अगर पिता पे बात हो ही रही है तो माता पिता की दोनों की ही बात कर लें हम। पल्लवी जी ने असल में, मैं भी स्त्री पर काफी कविताएं लिखती हूँ, पर पल्लवी जी ने इतनी अच्छी सुंदर श्रृंखला लड़की औरत माँ सब पे सुनाई कि मुझे लग रहा है हम माता पिता पे आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम जो लड़कियां हैं जो विदेश आ जाती हैं वो बहुत ज्यादा याद करती हैं। वैसे तो हर बच्चा अपने माता पिता को याद करता है और जो गांव से शहर जाता है उसके लिए भी वैसा ही होता है। लेकिन अभी हमारे लिए ऐसा है कि समय भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे माता पिता की अभी सुबह हो मेरा ही समय होता तो वो मुझे देख रहे होते, सुन रहे होते। हालांकि पापा कह रहे थे कि वो जरूर सुनेंगे उठ के, और मैंने बड़े हक से उन्हें बोला था कि ऐसा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज सो जाना। तो उस पर एक कविता है जब मैं विदेश आई अपना मायका छोड़कर,
इंतजार। और मुझे शशि पाधा जी की थपकियां मिल रही हैं, मुझे दिख रहे हैं उनके कमेंट्स। शशि पाधा जी मेरे लिए मेरा मायका है विदेश में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अभी देखा वंदना वात्सायन जी भी सुन रही हैं, वो मेरी विदेश की सहेली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। और मेरे पति ललित ग्रोवर भी सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। वो लिख रहे इनका हैं भी स्वागत है आस्था जी। स्वागत है आपके श्रीमान का कि वो आपको सुन रहे हैं क्योंकि हमारे हम स्त्रियों के लिए सौभाग्य की बात होती है। नहीं, अभी 15 साल होने वाले, उन्हें सुनने की आदत हो गई है। और देखिए मेरा परिवार मेरे इतना साथ है कि मेरी देवरानी दीपाली ग्रोवर वो भी सुन रही हैं। ये ये भारतीय संस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कविता है इंतजार। जी स्वागत है। ये थोड़ी सी मेरे छोटी छोटी कविताओं के विपरीत है, थोड़ी सी लंबी है। एकदम साफ नीले रंग का आकाश था, हवा भी मीठी मीठी सी थी। मैं प्रकृति का आनंद उठाने के लिए निकल पड़ी घर से दूर सैर को। देख रही थी मैं पेड़ों को लहराते हुए, इक्का दुक्का पंछी, और सुन रही थी हर कोने से बच्चों के खेलने की आवाजें। उन आवाजों ने जागृत किए मेरे मन में कई चित्र मेरे बचपन के। वो चित्र जिनकी याद है मुझे नहीं याद था मुझे। वो चित्र जिनकी याद है मुझे नहीं याद था मुझे। कब सोचा था सहेलियों के साथ खेलते हुए कि याद करूंगी उन खेलों को वर्षों बाद विदेश में कहीं टहलते हुए। उन बच्चों की आवाजों के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगी अलग अलग भाषाओं में बच्चों को घर बुलाती परिपक्व आवाजें। उनकी भाषा को ना जानते हुए भी समझ आ रही थी माता पिता की चिर परिचित आवाज, जो शाम ढलने पर दी जाती थी मुझे हर रोज। उस आवाज के आते ही होता था अवसाद, अवसाद खेल छोड़ने का, सखी से बिछुड़ने का। होती थी जब देर, लगता था डर डांट पड़ने का। उन आवाजों के साथ उभरने लगे मानस में नए चित्र, नानी के घर के, गर्मियों की छुट्टी के, पहाड़ की यात्रा के, पार्क में हर शाम के। और सुनाई देने लगी वही पुकार, पुकार जो कभी प्यार से, कभी चिंता से, कभी गुस्से से कहती थी घर आने को। आसमान में लालिमा आने लगी, धीमी होती गईं सभी आवाजें, हट गए सब चित्र, आकाश के गहरे रंग की तरह गहराती गई याद अपने माँ बाबा की। और मैं भटकती रही घर से दूर इंतजार में उस पुकार के। मैं भटकती रही घर से दूर इंतजार में उस पुकार के, जो बुलाएगी मुझे भी घर, कहेगी अधूरे काम करने को पूरे, खाना खाने को, समय से सोने को। लेकिन किसी ने पुकारा ही नहीं, लेकिन किसी ने पुकारा ही नहीं। चांद का सहारा लिए मैं घर जाने का इंतजार करती रही, न जाने कब तक, न जाने कब तक। और ये इंतजार जो है आजकल कोविड की वजह से और भी गहरा हो गया है, क्योंकि 2020 में मुझे मेरे परिवार के साथ जाना था मिलने। लगा था कि कोई बात नहीं, 20 में नहीं तो 21 में मिल लेंगे, पर ये 21 भी ऐसा लग रहा है कि चला जाएगा। तो मेरी यही शुभ कामना है कि ये जो इंतजार है जल्दी से खत्म हो, मेरे माता पिता मेरे मुझसे मिलने आए या मैं उनसे मिलने जाऊं, और ऐसे ही मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां परदेश में बैठी हैं अपने माता पिता का इंतजार कर रही हैं, वो भी मिलें जल्दी से अपने अपने घर वालों से। आस्था जी, हम लोग भी कामना करते हैं कि ये इंतजार जल्द ही खत्म हो। जी, तो इसी से जुड़ी हुई एक और कविता है चिड़िया फुर। ये मेरी माँ की मनपसंद कविता है। मम्मी तो अभी सो रही होंगी, नहीं सुन पाएंगी, पर उनकी 2 बेटियां हैं। मैं अमेरिका में रहती हूँ और मेरी बड़ी बहन इटली में रहती हैं, तो हम दोनों ही उनके साथ नहीं हैं। मेरे घर रोज आती है एक नन्ही सी चिड़िया, दाना चुगती है, वरांडे में कुछ देर मटकती है। मेरे घर रोज आती है एक नन्ही सी चिड़िया, दाना चुगती है, वरांडे में कुछ देर मटकती है।
किसी की आहट सुन फुर से उड़ जाती है। कई बार इंतजार करती हूं उसका, पर वो मेरे रहते कभी आती ही नहीं। जब जब छिपकर उसे देखती हूँ, मुग्ध होती हूँ उस पे, मुझे खुद में मेरी माँ नजर आती है। जब जब छुपकर मुग्ध होती हूँ उस पे, मुझे खुद में मेरी माँ नजर आती है। वो भी तो देखती थी अपनी दोनों चिड़ियों को ऐसे ही मुग्ध होकर, जो फुर से उड़ गई हैं उसके आंगन से। तो ना चाहते हुए भी देखिए, जो पल्लवी जी ने मुझसे पहले सुनाई थी जैसी कविताएं, हम जो स्त्रियां हैं अपने मन में एक से ही भाव रखती हैं। उन्होंने कहा था बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और ऐसी ही कुछ बात मैं भी आपके सामने रख आस्था रही हूँ। आस्था जी, विषय एक हो सकते हैं, लेकिन शब्द मेरे ख्याल से सबके अलग अलग परिभाषित बिल्कुल, होते हैं और संप्रेषित होते हैं। तो बिल्कुल। उनकी 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 कविताओं का जितना आनंद हमने लिया है, आपकी भी कविताओं का उतना ही आनंद हम लोग ले रहे हैं। ठीक बहुत है ना? बहुत धन्यवाद। देखिए, होता तो ऐसे ही है, सूरज चांद हर जगह वही होते हैं, पर सबको अपने से अलग अलग लगते हैं। वही प्रेम कहानी है, पर हम बार बार हर युग में अलग अलग तरह से उसे देखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब युग की बात आई है, तो एक मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अपनी ही कविता के लिए कह रही हूँ। एक आर्टिकल आजकल पढ़ रही थी कि स्त्रियां तो बदल रही हैं, पर पुरुष नहीं बदल रहे हैं। तो अगर ऐसी बात नहीं है आस्था जी, पुरुष भी अब बदल रहे हैं। बहुत परिवर्तन हुआ है उस जी, युग में और आज के युग में। बिल्कुल हुआ है। अभी पता नहीं मेरे पति अभी भी सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन मेरे पति और उनके दोस्त जितने भी हैं, वो हमारे पिताओं या ससुर जैसे जनरेशन वाले नहीं हैं। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चाहे वो डायपर बदलवाना हो या फिर गाड़ी चलानी हो, सब कुछ एक सा ही है। तो घर की गाड़ी तभी चलती है जब सब एक साथ रहें। तो ये नई नारी अपनी नई कहानी बता रही है। और मैंने अभी अभी अपनी सखी का नाम देखा, ईशा, मेरी जिसने बहुत भी अच्छी गाड़ी के सहेली है, वो भी साथ सुन रही है। जी। जिसने भी गाड़ी के साथ परिवार की तुलना की है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा वो, कि जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए गाड़ी का हर पार्ट, कहते हैं कि 2 चक्के या 4 चक्के, लेकिन ऐसा नहीं है, हर पार्ट उतना जरूरी होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा परिवार होता है, बिल्कुल, सिर्फ पति पत्नी या माता पिता नहीं, परिवार का हर सदस्य की बिल्कुल, अपनी अहम भूमिका होती है इसको चलाने में। बिल्कुल। बहुत स्वागत, चलिए। जी। तो ये मेरी सारी नई नारियों के लिए और आने वाली बच्चियों के लिए, नई नारी, स्वागत। नई कहानी। तुम मेरी आंखों में डूबने की बात करो या नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी आंखों में डूबने की बात करो या नहीं, कोई बात नहीं। मेरी आंखों में छिपे भाव को पढ़ पाओ तो कोई बात बने। तुम मेरे चेहरे को चांद में ढूंढो या नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरे तुम मेरे चेहरे को चांद में ढूंढो या नहीं, कोई बात नहीं। अगर चेहरे पे आई शिकन को मिटा सको तो कोई बात बने। तुम राहों में सितारों को बिछाओ या नहीं, कोई बात नहीं। अगर राह में मेरा हाथ थामे रखो तो हम राह बने। क्या बात, मुझ पे बहुत मर सुंदर। मिटने की बातें तुम ना ही करो। मुझ पे मर मिटने की बातें तुम ना ही करो। यदि जीवन मेरे नाम लिखो तो कोई बात बने। बहुत सुन ली चांद सितारे और सोने चांदी की बातें, अब कोई यथार्थ की बात करो तो कोई बात बने। मैं इतनी भी अधीन नहीं कि आश्रय के लिए प्यार करूं। मैं अब इतनी भी अधीन नहीं कि आश्रय के लिए प्यार करूं। मेरे साथ मुझे बिन बदले जी सको तो हमराह बने। मेरे साथ मुझे बिन बदले जी सको तो हमराह बने। अधिकार नहीं, प्यार करो तो कोई बात बने। स्वामी नहीं, साथी बनो तो कोई बात बने। तन बहुत नहीं, सुंदर। तन नहीं, आत्मा को छुपाओ तो कोई बात बने। तन नहीं, आत्मा को छुपाओ तो कोई बात बने। तो ही हमराह बने, तो ही हमराह बने, तब साथ चले। मैं नाम देख रही हूँ, जो मेरे
क्योंकि हम हर जगह अपने लिए कोई सहारे ढूंढते रहते हैं। तो मेरी सहेली अभी ईशा शर्मा आई थी, मुझे उनका कमेंट दिखा, और मेरी अग्रज है न्यूयॉर्क से सुषमा मल्होत्रा जी, वो भी अपना काव्य पाठ कर चुकी हैं 2-3 दिन पहले यहाँ पर, और उनके पति वेद मल्होत्रा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ये सभी का साथ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं एक कविता है, मेरी कोशिश है कि मैं वो वाली कविताएं ना सुनाऊं जो मैं अक्सर सुनाती हूँ, पर देखिए। अपरिमित। तो ललित ग्रोवर जी भी कुछ लिख रहे हैं कि मैं उनकी इस राह में साथी बनी, तो उनका भी धन्यवाद। तो स्वामी जी लिख रहे हैं। जी, तो बात बनी गई हमारी। बात बनी गई, कविता में दम था, असर कर गई। जी, तो ये है अपरिमित। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें कोविड से झेलने के लिए भी प्रकृति से ही प्रेरणा लेनी होगी। हम उदास नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। तो जी, धूप धीरे धीरे हल्की पड़ रही है, सांझ अपनी श्यामलता लिए आगे बढ़ रही है। धूप से बेहतर सांझ है या सांझ से अच्छा चांद? मेरे मन को तो भाता है हर रंग का आकाश। धूप से बेहतर सांझ है या सांझ से अच्छा चांद? मेरे मन को तो भाता है हर रंग में आकाश। बादलों से घिरा काला, तारों से ढका जगमगाता, या कुहासे सा श्वेत और अपना विस्तार लिए नीला। हर रंग को, हर समय को अपने पर सजा लेता है, समा लेता है आसमान। चाहे दुख के बादल हों या खुशी की बारिश, शीतल रातों का ठंडा चांद हो या जेठ का सूरज, सदा ही सुंदर लगता है आकाश। सदा ही सुंदर लगता है आकाश और कहता है मुझसे, ढल जाने को हर रंग में सबके साथ। अपने विस्तार और सुंदरता को कभी ना खोने की सीख देता है आकाश। चाहे धूप हो, सांझ हो या छाया हो चांद, सदा ही सुंदर दिखता है आकाश। काश हम सब आकाश जैसे बन पाएं कि हर रंग को, हर परिस्थिति को अपने में समा लें और तब भी सुंदर ही दिखें। तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। सुंदर है अभिलाषा है। वाकई। और ऐसी ही एक कविता है दृष्टिकोण। यहाँ पे वैसे भारत में तो अभी भी बहुत गर्मी का ही मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जी, यहाँ पर हवा में ठंडक आ गई है, एक जो रूमानियत होती है वो भी छा गई है। और कभी आपने अगर चित्रों में देखा हो, जो मेरे मित्र यहाँ पे नहीं रहते हैं, भारत में हैं, तो यहाँ पे पतझड़ बहुत सुंदर होता है। इतने ज्यादा रंग होते हैं कि कई बार बसंत से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। तो उस पर एक कविता है, दृष्टिकोण। आह आह पतझड़ आया, पत्तों में डर भर आया। आह पतझड़ आया, पत्तों में डर भर आया। सूखेंगे, गिरेंगे, मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन वह मुस्काया। वो एक पत्ता जो कब से इंतजार में था इस पतझड़ के आने के, वो आह्लादित हो बोला, वाह आखिर पतझड़ आया। अपने अनोखे रंगों से लोगों को मोहने का मौसम आया। मुक्त पवन के संग उड़ने का समय आया। वह बार बार मुस्काया, उस पत्ते ने मुझे जीने का ढंग समझाया। वाह पतझड़ आया, वाह पतझड़ आया। बहुत सुंदर। पतझड़ पर ऐसी पंक्तियां और पतझड़ के प्रति ऐसा दृष्टिकोण पहली बार देख रहे हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहां की देन है। पतझड़ इतना खूबसूरत कि बसंत से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है।
जी, आपको सच में आप देखिएगा, ये इस क्षेत्र की ही देन है जो मेरा दृष्टिकोण उसने बदल दिया है। लेकिन हम अच्छी अपना दृष्टिकोण किसी भी परिस्थिति में हो बदल ही सकते हैं। जैसे बिल्कुल। किसी ने कहा था अभी-अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, तो ये व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि कभी कर्ण ने अ, कृष्ण जी से बड़ी दुखी होकर कहा कि देखिए मेरा जीवन कितना विडंबनाओं से भरा हुआ है और मैं तो गलत का साथ दूंगा ही क्योंकि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, मैं राजकुमार होना चाहिए था लेकिन जेल में पैदा हुआ और फिर उसके बाद मुझे कहीं और अपनी माँ से दूर बड़ा होना पड़ा, की तरह रहना पड़ा और फिर भी मैं तो कृष्ण ही रहा। तो आपको अपना दृष्टिकोण, अपना मन, अपने मन में सच्चाई अपने साथ रखनी ही पड़ती है। हम बिल्कुल, तब वही रहते हैं जो आप होते हैं, वाक़ई बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। बिल्कुल। एक मेरी कविता है डायरी। डायरी। मैं पहले दिखा देना चाहती हूँ, ये जैसे डायरी है ना, यहाँ पर मेरे बच्चों की भी ज्यादातर जो कॉपियां होती हैं वो ऐसी मिलती हैं कि आराम से फट सकती हैं और उनमें वो एक लाइन बनी होती है कि आप फाड़ लीजिए उसको। जी, उस पर एक कविता है। पहले की डायरियां कॉपी या नोटबुक सिली होती थी बीच में से। यहाँ मेरे बच्चों को कॉपी नहीं पता क्या होता है, वो कहते हैं इसको कॉपी नहीं बोलते, नोटबुक बोलते हैं। तो पहले की डायरियां कॉपी या नोटबुक सिली होती थी बीच में से, बड़ी कस के लगी होती थी सिलाइयां। एक भी पन्ना फाड़ने पर धीरे धीरे फट जाती थी पूरी डायरी, कॉपी या नोटबुक। बिल्कुल पुराने रिश्तों सी, अगर टूटे या छूटे तो भीतर तक फट जाया करते थे लोग। करनी पड़ती थी मरहम पट्टी, लगती थी कई सिलाइयां। लेकिन अब तो मिलती हैं स्पाइरल डॉटेड लाइन वाली कॉपियां, डायरी या नोटबुक। जब चाहे जितने मर्जी पन्ने निकाल लो, जब चाहे जितने मर्जी पन्ने निकाल लो, बना रहता है उनका रूप वैसा का वैसा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिश्तों का टूटना और छूटना आम सा हो गया है अब। भीतर तक कोई घाव नहीं जाता, न लगानी पड़ती हैं सिलाइयां। बने रहते हैं ज्यों के त्यों आजकल के लोग, कॉपी या डायरियां। गजब, जी, बहुत ही गजब कविता ही बोलूँगी। और जैसा कि कहा जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस कविता से वही चीज़ पता चल रही है कि कहाँ से आपने वो सिरा पकड़ा, धागा, और फिर इस तरह का जो बॉन्डिंग है नहीं वो उसको मुझे असल में याद आता है, वो कदर नहीं दिखती चीजों की, बच्चे झट से फाड़ लेते हैं, उनको कुछ होता भी नहीं है। हम बड़ा सहेज के रखते थे, जिल्द चढ़ाते थे और फिर अगर हमें फाड़ना पड़ता था तो बड़ा देख के थोड़ा बीच में से फाड़ते थे कि बीच वाला फाड़ेंगे तो कॉपी नहीं फटेगी, हमें सहेजना आता था। फिर हम एक पतली बॉर्डर छोड़ के फोल्ड करके बिल्कुल, फिर फाड़ते थे। बिल्कुल। तो वो सहेजना इतना सब कुछ मिलता है बच्चों को कि उनको सहेज नहीं है। और वही है कि फेसबुक पर 500 मित्र होते हैं पर घर में कौन रह रहा है ये पता भी नहीं होता। तो वही उससे मुझे याद आया, एक मेरी कविता है, उस पे मैंने बुकमार्क नहीं लगाया हुआ, मशीनीकरण उसका नाम है, वो मैं आपसे बांटना चाहूंगी। तो क्षमा करें, मैं अपनी ही किताब में से ढूंढ रही हूँ। बिल्कुल, आप ढूंढिए। जी, और मशीनीकरण मिल गई। मैंने कहा मैंने कहा चिट्ठी लिखना, वो बोली ईमेल करूंगी। मैं बोली घर आना, वो बोला मैं फोन करूंगा। खिड़की के सामने बैठ सुनना चाहा मैंने चिड़िया और हवा का राग। उसने झट पर्दे करके खोला
टीवी जानने को मौसम का हाल। क्या सिर्फ मैं ही ऐसी हूं जो चाहे मानव से मानव सा प्यार? क्या सिर्फ मैं ही ऐसी हूं जो चाहे मानव से मानव सा प्यार? हाथों से लिखी चिट्ठी, घर में दोस्तों का शोर, खुली खिड़की से मौसम का हाल। पैकेट वाला खाना खा खाकर भूले हम हाथों का स्वाद। पैकेट वाला खाना खा खाकर भूले हम हाथों का स्वाद। कानों में हेडफोन लगाकर भूला प्रकृति का राग। दुनिया भर में चैटिंग करके बनाए हमने दोस्त हजार, पर क्यों भूल जाते हैं जानना घर बैठी दादी का हाल। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत कटु सत्य है ये हमारे वर्तमान परिवेश का, परिवारों के परिवेश का, हमारे समाज के परिवेश का। और कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है कभी कि कैसे ये ऐसी चीजें हो गई हैं। और बहुत सुंदर आपने अपनी कविता में इस चीज को दर्शाया, और बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज आपकी, अरे कविता के भाव आपकी आवाज के साथ बहुत सुंदर तालमेल बने, तो सुनने का आनंद और भी ज्यादा आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अनुमान है मेरे पास अभी 15 मिनट और हैं। जी जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक थोड़ी दुखी मन से लिखी हुई कविता है, अजन्मी बेटी। ओ मेरी अजन्मी बेटी, तुम क्यों नहीं जन्मी? मैं बहुत प्यार करती हूं अपने बेटों से, निहारती हूं दुलारती हूं उन्हें, पर कई बार याद करती हूं तुम्हें। याद करती हूं तुम्हें जब मैं अपनी माँ से देर तक बतियाती हूँ और महसूस करती हूँ उसकी खुशी। या जब देखती हूँ अपनी दीदी और उनकी बेटी को एक दूसरे से झुमके और कपड़े बांटते हुए, तब बहुत सोचती हूँ कि तुम क्यों नहीं जन्मी मेरे घर। ओ मेरी अजन्मी बेटी, ललचाई नजरों से देखती हूँ उन माओं को जो कंजक के दिन अपनी बेटी को सजाती हैं, पूजती हैं। देखती हूँ जब अपने बेटों की खाली कलाई रक्षाबंधन के दिन, तब तब तुमसे लड़ने को जी करता है। जब जब सुनती हूँ कि बेटियों के किस्से खत्म ही नहीं होते कभी, वो बताती हैं स्कूल की एक एक बात और सहेलियों की भी, तो पूछती हूँ मैं भी अपने बेटों से कई सवाल जो बस हाँ या ना में ही कर देते हैं सारे जवाब। ओ मेरी अजन्मी बेटी, कहीं पढ़ लिया था क्या तूने अखबार? ओ मेरी अजन्मी बेटी, कहीं पढ़ लिया था क्या तूने अखबार? क्या जान गई थी तू भ्रूण हत्या और बलात्कार की सारी बात? क्या भाप गई थी तू आने से पहले ही समाज में होने वाला देह व्यापार? जब जब देखती हूं ऐसी खबरें, जब जब महसूस करती हूं कई परतों में महिलाओं पर होता अत्याचार, तो अक्सर सोचती हूं अच्छा ही हुआ मेरी बेटी तू नहीं जन्मी मेरे पास। अच्छा ही हुआ मेरी बेटी तू नहीं जन्मी मेरे पास। कैसे समझाती तुझे दोगले समाज की कोई भी बात। कैसे समझाती तुझे दोगले समाज की कोई भी बात। ये थोड़ी सी निराशा भरी कविता है, पर पता नहीं क्यों ये सत्य है। काश ये निशब्द करती हुई कविता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही भावुक कर दिया आपने। और ये निराशा भरी ये आजकल स्थिति है कि हम बेटी तरह की बात सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ। ये गजब इत्तेफाक ही है कि मेरे 2 बेटे हैं, और कुछ दिन पहले मैं बहुत मिस करती हूँ कि बेटी नहीं है। जी। लेकिन अभी 3 दिन पहले की ही बात है, जैसे पल्लवी जी से आपको वो ऐसा हुआ, ऐसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। 3 दिन पहले ठीक ऐसा ही हुआ कि कुछ बात पे मैंने एकदम ऐसे थोड़ा झल्ला कैसे कहा कि अच्छा हुआ मेरी कोई बेटी नहीं हुई। तो हम जो दुनिया का इस वक्त जो चल रहा है, दुनिया में जो मानवता और जो असंवेदनशीलता बढ़ गई है, तो इस पर हम अपनी बेटियों को लेकर इतना अंदर से डरे हुए होते हैं कि हमारे मतलब बहुत दिल से चाहत होने के बावजूद भी
हम डर के मारे ये कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ बेटा नहीं हुई। बहुत भावुक। बिल्कुल, हम उनको सिखाते रहते हैं कि खुद को ढकते रहो, लेकिन पुरुषों को या अपने बेटों को ये नहीं समझाते कि अपनी नजर में इज्जत रखो, क्योंकि परिधान और उससे कुछ नहीं होता जब तक नजर में इज्जत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर काफी कुछ है जो भावुक हो सकता है, पर अभी भावुक नहीं होते हम इस कविता के सुंदर महायज्ञ में। मैं एक जब वो डायरी वाली कविता हुई कि हम सुविधा परस्त हो गए हैं और हमारे पास इतना कुछ है, और मैं विश्व के सबसे वन ऑफ द मोस्ट समृद्ध देशों में रहती हूँ, तो अपने आसपास हम भूल जाते हैं कि हम सच में कितना कुछ है हमें धन्यवाद देने के लिए। और वही हाल होता है उन सभी का जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत कुछ होता है। सुविधा परस्त। एसी वाली कार के भीतर बैठ मुरझाया सा मन लिए जब चिलचिलाती धूप में मुस्कुराते फूल को देखा। एसी वाली कार के भीतर बैठ मुरझाया सा मन लिए जब चिलचिलाती धूप में मुस्कुराते फूल को देखा, तो हैरत से भर गई मैं कि कैसे इतनी सड़ी गर्मी धूल, माफ कीजिएगा, कैसे इतनी सड़ी गर्मी धूल और ट्रैफिक की चिल्ल पौ में भी कोई इतना सुंदर दिख सकता है और मुस्कुरा सकता है। मेरे असमंजस को भाप कर तुरंत फूल ने कहा, जैसे तुम हैरान होती हो मुझ पे, मैं भी प्रश्न करता हूं तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हर दिन। न जाने कैसे रह लेते हैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़े से ये बंद ठंडी गाड़ियों में सुविधाओं से सराबोर रहने वाले लोग। देखो जरा, देखो जरा खुद को कि एक अदने से ट्रैफिक जाम में ही तुम्हें हताश करने की ताकत है। मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी, मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी, क्योंकि मैं साथ निभा रहा हूं फुटपाथ पे सोई उस नन्ही बच्ची का। मैं साथ निभा रहा हूं फुटपाथ पे सोई उस नन्ही बच्ची का, जो भोजन में 2 बिस्किट खाकर सोई है अभी और हर्षित है इसी बात से कि उसके बोए पौधे में मैं खिल गया हूं। हाँ हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह। जी, धन्यवाद। ये सुविधा परस्त हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास क्या है, और पता नहीं किस रेस में हम सब भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं और थमते नहीं हैं। लेकिन देखिए आप अनामिका जी और अभिषेक जी और नरेश जी जैसे लोग हमें थोड़ा सा थामने के लिए ऐसे महायज्ञों का आयोजन करते हैं, और हम सब एक एक तरह से एक बहुत ही सुंदर कविताओं की दुनिया में डूब भी जाते हैं। तो उनका पुनः धन्यवाद है। और मेरे पति की रिक्वेस्ट है, ईशा, थैंक यू। ईशा मेरी बहुत प्यारी सहेली हैं, वर्जीनिया में ही रहती हैं। आपकी दोस्त को हम सबका प्यार। जी, और मेरे पति की फेवरेट कविता जो है, अब सामूहिक रूप से बोला गया है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं भी उनकी बात सुनती हूँ। हमें भी बड़ी, मतलब जैसे आपने बोला पति की पसंदीदा कविता, तो फिर हमारे अंदर वो सुनने की इच्छा हम और लोग भी जाग। हम लोग भी सुनना चाहते हैं बोनसाई। जी, तो कविता का शीर्षक है बोनसाई। ये मैं काफी सुनाती हूँ तो मुझे लगा था आज कि ना सुनाऊं, बट चलिए। हम लोग पहली बार सुनेंगे, हमारे श्रोता पहली बार सुनेंगे, और जो बाकी श्रोता हो स्वागत है। जी, बोनसाई। रमा शर्मा जी का धन्यवाद। ये मेरे पिताजी की जानकार हैं और मुझे अक्सर काफी प्रेरणा भरे शब्द कहती हैं, तो धन्यवाद। अभी आप लोगों की इतनी सुबह हुई है फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, तो चलिए। ललित की पसंदीदा कविता बोनसाई।
वो अक्सर बड़े प्रेम से सहेजता था अपने बॉन्जाई पौधे को। वो अक्सर बड़े प्रेम से सहेजता था अपने बॉन्जाई पौधे को। बहुत ख्याल था उसे उसके रूप और बनावट का। हर कुछ दिन में काट दिया करता था आगे बढ़ती शाखा को। जब मैंने कहा था बढ़ने दो, इसे क्यों काट रहे हो? जब मैंने कहा था बढ़ने दो, क्यों काट रहे हो इस डाली को? रौब से बताया था उसने कि बॉन्जाई की खूबसूरती तभी तक रह सकती है जब उसे लगातार बढ़ने से रोक दिया जाए। रॉब से बताया था उसने कि बॉन्जाई की खूबसूरती तभी तक रह सकती है जब उसे लगातार बढ़ने से रोक दिया जाए। न जाने क्यों उस दिन से बॉन्जाई में उसकी बेटी ही नजर आती है मुझे। न जाने क्यों बॉन्जाई में उसकी बेटी ही नजर आती है मुझे। तो हम भी काटते रहते हैं सजाने के लिए, कभी अपने घर को, कभी अपने बाहर को, और बढ़ने नहीं देते। तो इस कविता का ये असर हुआ कि हमारे घर में कितना सा बॉन्जाई था जो वाकई पेड़ बन गया है। अक्सर मैं जब कार्यक्रम करती हूँ तो अपने पीछे रखती हूँ और दिखाती हूँ, आज नहीं रखा। तो जी, और वो बॉन्जाई की देखभाल ललित ही करते हैं, तो हमारे यहाँ बॉन्जाई खूब बढ़ रहे हैं। जी। चलिए, बहुत सुंदर कविता। छोटी छोटी कविता थी मगर असरदार कविता थी। असरदार थी। बहुत बहुत सही कहा अभिषेक ने। धन्यवाद। तो अब अगर ऐसा विषय हम चुन ही रहे हैं, मेरे पास 5 मिनट हैं अभी, तो एक और सुना देती हूँ, पिनियाटा। पिनियाटा वैसे तो अब सब कुछ भारत में भी सब लोग जानते हैं, पर फिर भी क्योंकि मैं प्रस्तुत कर रही हूँ तो बता दूं कि पिन्याटा वैसे तो मेक्सिकन एक चीज है जो यहाँ के बर्थडेज पे बहुत फेमस है। एक कागज या गत्ते का घोड़ा सा या ऐसा कुछ बना होता है, और उसके अंदर बच्चों के लिए गिफ्ट या चॉकलेट इत्यादि भर दिए जाते हैं, और फिर उसको बच्चे डंडे से मारते हैं। हमारे यहाँ जैसे जब कान्हा आते हैं तो वो मटकी फोड़ते हैं पट्टी बांध के, तो मटकी की जगह एक गत्ते का होता है और उसको पिनियाटा बोलते हैं। जब हम छोटे थे तो हम गुब्बारे में वो टॉफियां भर देते थे और उसको ऐसे फोड़ते थे तो एकदम टॉफियां निकलती थी बाहर। तो शीर्षक है पिनियाटा। आज बच्चे के जन्मदिन की पार्टी थी। साज सज्जा खेल तमाशा सब था। एक पिनियाटा भी था। पता नहीं कैसा पिनियाटा था, अपना काम ही नहीं जानता था। बिल्कुल आज की आधुनिक नारी सा। बिल्कुल आज की आधुनिक नारी सा। सब बच्चे उस पर डंडा मारते, पर वह टूटता ही नहीं। इतने डंडे पड़ने पर भी वह मजबूत बना रहा, एकदम निर्भया सा। अगर आप समझ रहे हो हमारी निर्भया दिल्ली का जो कांड हुआ था उसके बारे में, इतने डंडे पड़ने पर भी वह मजबूत बना रहा, एकदम निर्भया सा। पर उसका काम था पलायन करना, टूट जाना। इसीलिए उसे बरबस तोड़ डाला गया और बिखर गया वह भी, बहुत सी स्वाभिमानी स्त्रियों की तरह। और टूट गया कुछ मेरे आत्मविश्वास का अंश उस पिन्याटा की तरह। तो थोड़ी सी भारी भारी कविता हो गई। मैं एक अपनी मनपसंद कविता सुना के। जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि आपकी जो छोटी कविताएं हैं उनमें बहुत गहरे अर्थ छुपे हैं। अगर हम उन कविताओं के भीतर जाते हैं तो हमें और भी बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। जी, क्योंकि ये एक विश्व सम्मेलन हो रहा है और इसका आधार भारत है, तो मैं अब भारत में नहीं रहती और प्रवासी हो गई हूँ। तो अपने प्रवासी मन की एक कविता से अपने काव्य पाठ का अंत करना चाहूंगी। मेरी एक और सहेली पूजा भी बोल रही हैं बहुत अच्छा, तो थैंक यू पूजा सुनने के लिए। ठेले पर यादें।
छोटे बड़े रेडी पे बिकते झुमके खरीदने का बहुत शौक था मुझे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किराने की दुकान पर मिलने वाले लोगों से बतियाने का। विदेश में ना तो रेडी लगती है और ना ही किराने की दुकानें मिलती हैं। झुमकियों की पिटारी खोलती हूं तो दिखाई देते हैं कई अकेले झुमके, जिनके जोड़ीदार गिर गए कभी शॉल में फंसकर या उड़ गए तेज हवा के साथ। बताती हैं सखियां कि रेडी पर बिकने वाले झुमकों में पेच नहीं मिलता, इसलिए लेने चाहिए किसी बड़ी दुकान से, या पूछती हैं मुझसे क्यों संभाले हैं बिन जोड़ी के झुमके। मुस्कुरा देती हूँ बस, कह नहीं पाती कुछ भी, क्योंकि मैंने तो संभाल रखी हैं कई बिन पेच की आवारा सी यादें। मैंने तो संभाल रखी हैं कई बिन पेच की आवारा सी यादें, कई बिन जोड़ीदार के अकेले से सपने, कई किराने की दुकान पर बने बेनाम से रिश्ते। जब इतना कुछ संभाला ही है तो कैसे फेंक दूं ये अकेले अधूरे से झुमके। तो इंद्रजीत शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं ये कविता, और मतलब मैं तो यही बोलूंगी, शब्द नहीं है, एकदम से सारा दृश्य है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते भी हैं कि हम बहुत प्यारा होता है हमें वो कहीं से बहुत छोटी सी जगह से कुछ चीज ले आते हैं तो हम रखे रहते हैं उसको उस याद की तरह, और बहुत बहुत सुंदर जी। तो आनंद आता है। अभिषेक जी, अनामिका जी और ना दिखने वाली ध्वनि जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मैं समय पर आ सकी, लॉग इन कर सकी, और नरेश जी का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे बाद अंबर जी आने वाले हैं, तो अंबर जी भी मेरे मित्र हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।